जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हाई स्कूल क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 42वीं बिहार पीसीएस परीक्षा हुई थी जो 1997-98 में। इसमें समान ज्ञान और सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न हैं दोस्तों, उसके उत्तर हम आपको व्याख्या सहित ही दिखाना चाहेंगे और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे हमारे मनोबल बढ़ते जाएं। टाइम को ज़्यादा ना खराब करते हुए दोस्तों, आइए आज चलते हैं हम आपको लेके इस एपिसोड के पहले प्रश्न पे। पहला जो प्रश्न है दोस्तों, वो है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है सी, 9वां मंडल। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। 7वें मंडल में दासराग्य युग का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्तम मंत्र में शूद्रों का उल्लेख प्रथम बार किया गया है। 4 वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख पुरुष सूक्तम में ही मिलता है। आइए दोस्तों, चलते हैं आपके लेके दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न ये है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसके जो ऑप्शन है दोस्तों, वो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और परुष्णी। सही जवाब जो है दोस्तों, वो है डी, परुष्णी। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। व्याख्या: भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रुहम, अनिल, पक्त, बलानस, विषाणिन और शिव के मध्य दासराग युद्ध पुरुषनी रावी नदी के किनारे लड़ा गया, जिसमें सुदास को विजय मिली। कुछ समय पश्चात पुरुओं और भारत के बीच मैत्री संबंध स्थापित होने से एक नवीन वंश कुरु वंश की स्थापना हुई। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? इसके दो ऑप्शन है जो दोस्तों, वो है एक नंबर है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, दूसरा है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, तीसरा है ईसा पूर्व 2री शताब्दी और चौथा है ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। इसकी जो सही जवाब है दोस्तों, वो है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासनकाल में 544 ईसा पूर्व और 412 ईसा पूर्व में हुआ था। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा बिंबिसार था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। इसमें कौशल और वैशाली के राज परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर सर्वप्रथम बिंबिसार ने ही जोर दिया था। इस वंश के अन्य शासकों अजातशत्रु, उदयन और नादशक थे। इस वंश का पितृहत्या का वंश भी कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? ऑप्शन है पिपली वन, दूसरा जो है वैशाली, तीसरा जो है कुंडग्राम और चौथा जो है विक्रमशिला। और सही उत्तर है कुंडग्राम। इसकी जो व्याख्या है कुछ इस प्रकार है दोस्तों। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में प्रथम ऋषभदेव थे एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। महावीर का जन्म कुंडग्राम, वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं निर्माण मतलब इसकी मृत्यु हुई थी वो मुजफ्फरपुर में, एवं जो मृत्यु इनकी हुई थी वो पावापुरी राजगीर में हुआ था। श्वेतांबर एवं दिगंबर इनके 2 पंथ हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य 5 सिद्धांत हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, वो है ए,
चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले अपने की राजधानी बनाई थी। इसकी व्याख्या कुछ इसी प्रकार है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन हर्यक वंश ने की थी, परंतु विकल्प में उदयन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य अभिष्ट उत्तर होगा। समझ रहे हैं दोस्तों, पाटलिपुत्र की जो स्थापना उदयन हर्यक वंश ने की थी, परंतु विकल्प जो दिया गया है 4 उसमें उदयन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य अभिष्ट उत्तर किया जाएगा। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त या जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त नाम से प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका जो उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। आइए दोस्तों इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं। अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग अशोक के प्रत्यक्ष अधिकार के अंतर्गत थे। श्रीलंका में उन्होंने केवल धर्म प्रचार हेतु परिचारकों को भेजा, यह उनके साम्राज्य में शामिल नहीं था, इसलिए इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसके जो ऑप्शन है वो है ए चिकित्सा विज्ञान, दूसरा है तर्कशास्त्र, तीसरा जो है बौद्ध धर्म दर्शन और चौथा है रसायन विज्ञान। और इसका जो उत्तर है वो है सी बौद्ध धर्म दर्शन। इसके जो व्याख्या देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखता था, इसलिए विद्यालय के बारे में हमें अधिक जानकारी चीनी यात्रियों से मिलती है। यह विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार में राजगीर के समीप स्थित है। गुप्त वंशीय शासक कुमारगुप्त ने इसे बौद्ध संघ को पहला दान दिया था। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के रहने के लिए छात्रावासों की सुविधा थी। शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने पाल नरेश देवपाल की अनुमति से नालंदा में जावा के भिक्षुओं के निवास के लिए एक मठ का निर्माण करवाया था। यहाँ पर हर विषय की शिक्षा दी जाती थी, पर वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा और अध्यापन क्षेत्र विशेष के रूप होता था। हेनसांग ने भी यहाँ शिक्षक मंडली का एक सदस्य था। दोस्तों हेनसांग एक चीनी यात्री था। अगला जो प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? और उसकी जो ऑप्शन है दोस्तों वो है उपज चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग और उपज का आधा भाग। और सही जवाब है उपज का छठा भाग। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त युगीन स्मृतियों के अनुसार राजा अपनी प्रजा के प्रति की गई सेवाओं के बदले उपज का छठा भाग पाने का अधिकारी होगा। इसे भागकर या उद्रंग कहा जाता था, जो तत्कालीन राजस्व का मुख्य स्रोत था। इसके अतिरिक्त भोग, उद्रंग, ऊपरी कर आदि का गुप्त काल में लिया जाता था। प्रजा को यह सुविधा थी वह कर को नगद, हिरण्य अथवा अनाज में दे सकता था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? इसके जो ऑप्शन है वो है शेख जमालुद्दीन अल बरूनी, मिनहाज उस मिराज जियाउद्दीन बरनी। और इसकी सही जवाब है मिनहाज उस सिराज। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, इनकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। अल बर ने तहकीक हिंद, किताबुल हिंद तथा जियाउद्दीन बर ने फतवा जहांगीर एवं तारीख फिरोज शाही की रचना की। मिनहाज उस सिराज ने तबाकात ए नासिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इसके जो ऑप्शन है दोस्तों वो है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। और इसके सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आइए दोस्तों इसके व्याख्या को देखते चलते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 से 11 में प्रारंभ कराया। यह दिल्ली में स्थित है।
इसका निर्माण ऊंचे चबूतरे पर किया गया है। दरवाजे में लाल पत्थर संगमरमर का सुंदर संयोग दिखता है। साथ ही आकर्षक ढंग से कुरान की आयतों को लिखा गया है। इस मस्जिद पर बनी एक गुंबद में पहली बार विशुद्ध वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया। इस दरवाजे की साज सज्जा में बौद्ध तत्वों के मिश्रण का आभास होता है। दरों के अंदर पुष्प माला नुमा झालर इत्यादि आकर्षक है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश के निर्माण कार्यों में बदायूं में निर्मित हौजे शमी ईदगाह एवं जामा मस्जिद प्रमुख हैं। इन्होंने जोधपुर राज्य के नागौर स्थान पर अतारिकिन दरवाजे का निर्माण करवाया। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। इसके ऑप्शन है बाबर ने, हुमायूं ने, गुलबदन बेगम ने और जहांगीर ने। और इसके जो ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है गुलबदन बेगम ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की है। हुमायूंनामा में मुगल साम्राज्य का वर्णन है। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी नामक आत्मकथा लिखी तथा जहांगीर ने फारसी भाषा में तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया। इसके जो ऑप्शन है अकबर, नूरजहां, जहांगीर और शाहजहां। और इसके सही जवाब है शाहजहां। आइए दोस्तों देखते हैं इसकी व्याख्या। शाहजहां का काल सफेद संगमरमर के प्रयोग के चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1648 ईस्वी में करवाया था। इस किले के भीतर मोती महल, हीरा महल, नहरें, बहिष्ठ, शीश महल आदि इमारतें थीं। शाहजहां के अन्य निर्माण कार्यों में आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल आदि है। नूरजहां ने एतमादुल्लाह का मकबरा बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह ऐसी प्रथम इमारत है जो पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से निर्मित है। अकबर ने आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा आदि का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। इसके जो ऑप्शन है ए हैदर अली, दूसरे हैं डुप्ले, तीसरे टीपू सुल्तान और चौथे नंदराज। सही जवाब है टीपू सुल्तान से। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया। विवश होकर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से मार्च 1792 में ईस्वी में रंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य 3 करोड़ रुपए युद्ध 3 करोड़ रुपए युद्ध और युद्ध की शुरू देना था। साथ ही जब तक रुपयों का भुगतान न कर दे तब तक वो अपने 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। इस संधि ने मैसूर के आर्थिक एवं सामरिक रूप से कमजोर कर दिया और टीपू के लिए जब अंग्रेजों से मैसूर को बचाए रखना असंभव हो गया। कॉर्नवालिस ने संधि के बाद कहा था, हमने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह में नेतृत्व बिहार में किसने किया। इसके जो ऑप्शन है दोस्तों वो है खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी राम कुमारी। और इसके जो सही जवाब है वो है कुंवर सिंह। इसके जो व्याख्या देख लेते हैं। 1875 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। इन्होंने बिहार में जगदीशपुर, शाहबाद, आरा और पटना में विद्रोह का नेतृत्व किया जो 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक चला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। इसके जो ऑप्शन है दोस्तों वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ ठाकुर। सही जवाब है दीनबंधु
मित्र। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नील आंदोलन 1860 भारत किसानों द्वारा ब्रिटिश नील लगान मालिक के खिलाफ बंगाल में किया गया। इस आंदोलन की शुरुआत सितंबर 1859 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुई। इस विद्रोह का फलस्वरूप 1860 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक नील आयोग का गठन किया। 1859 ईस्वी को नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र के अपने पुस्तक नील दर्पण में किया। इस आंदोलन का शुरुआत दिगंबर और विष्णु विश्वास ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? जो ऑप्शन है खेड़ा, चंपारण, बारदोली और बड़ौदा। तो सही जवाब है चंपारण। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के पश्चात श्री गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल का मंत्र पर सबसे पहले 1917 ईस्वी में बिहार में चंपारण कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया। चंपारण कृषक आंदोलन नीले किसानों की समस्याओं से संबंधित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? और इसकी जो ऑप्शन है दोस्तों वो है बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल और जो है रफी अहमद तिवारी। और इसके सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार है। 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया और अंग्रेजों की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष के लिए सक्रिय भाग लिया। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी आदि गांधी जी के साथ थे। अगला प्रश्न दोस्तों, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? और इसके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नवगोपाल मित्रा ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने और गिरीश चंद्र घोष ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? इसका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी और जयप्रकाश नारायण। इसकी जो ऑप्शन है डी, ये सही जवाब है। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इनका संबंध भारत जोड़ो आंदोलन से है। चंपारण आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी गांधी जी के साथ थे। अगला प्रश्न, स्वामी सहजानंद का संबंध था। इनकी जो ऑप्शन है बिहार के जनजातीय आंदोलनों के साथ, बिहार के जातीय आंदोलनों के साथ, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ और डी जो है बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ। और इसका जो सही जवाब है वो है बिहार के किसान आंदोलन के साथ। इसकी जो ऑप्शन है दोस्तों सी सही जवाब है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहार के किसान आंदोलन के नेता स्वामी सहजानंद थे। 1936 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव NG रंगा थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त की। इसके जो ऑप्शन है दोस्तों वो है कुछ इस प्रकार, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय शासन व्यवस्था, भारत की संघीय संरचना और डी जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। इसके जो सही जवाब है वो है डी, प्रांतीय शासन व्यवस्था। और इसकी जो व्याख्या कुछ इस प्रकार है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय शासन व्यवस्था समाप्त कर केंद्र में शासन व्यवस्था लागू किया गया। इस अधिनियम पर द्वारा प्रांतों के स्वायत्त शासन की स्थापना तथा भारतीय संघीय संरचना का भी प्रावधान था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके जो ऑप्शन है वो है A.O. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चौथा जो है W.C. बनर्जी और पांचवा एनी बेसेंट ने। और सही जवाब है A.O. ह्यूम ने। अगला प्रश्न है दोस्तों,
उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 का श्रेय अवकाश प्राप्त अंग्रेजी सिविल सेवक एओहिम को जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार लॉर्ड इरविन के मस्तिष्क की उपज था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम अधिवेशन श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ। होम रूल लीग आंदोलन की प्रेरणा एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी और दिसंबर 1983 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारत राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का गठन किया। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताएं। इसकी जो ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड माउंटबेटन। और इसके जो सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। आइए इनकी व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन के कार्यों की सीमा बंगाल के दो भागों को विभाजित था। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया। कल्लन ने इस विभाजन को केवल प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्व्यवस्था नहीं बताया, परंतु इस विभाजन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रवादी गतिविधियों को समाप्त करना था। बंग भंग के विरोध में कांग्रेस ने 1905 में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया। अगला प्रश्न दोस्तों, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरोध आंदोलन एक हिस्सा था। इसके जो ऑप्शन है दोस्तों वह कुछ इस प्रकार: असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का और खिलाफत आंदोलन का। और इसका सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून के उल्लंघन के साथ शुरू हुआ और बिहार के लोगों ने अपना विरोध व्यक्त करते हुए चौकीदारों को कर देना बंद कर दिया। सारण, चंपारण, शाहबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना तथा अन्य जिलों के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। यहाँ की जनता ने चौकीदार को विरोध में अपना आक्रोश व्यक्त कर आंदोलन की अपनी भागीदारी दर्ज कराई। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके प्रतिनिधिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे सुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? ये इनके जो ऑप्शन है वह महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने और सरदार पटेल ने। और सही जवाब है सरदार पटेल ने। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान के निर्माण की बात को स्वीकार नहीं किया गया। फलस्वरूप मुस्लिम लीग ने कैबिनेट प्रस्ताव को अस्वीकार करते अपने मांगों को जोर देने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे फैल गए दिवस मनाया, जिससे देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे फैल गए। इस समय में सरदार वल्लभ भाई ने राजेंद्र प्रसाद को लिखे एक पत्र में यह कहा था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता का और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। वर्ष इसके जो ऑप्शन है 1921 में, 1934 में, 1937 में और 1939 में। और सही जवाब है 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी ने मिलकर की। इसकी प्रथम बैठक 1934 में ही पटना में हुई। अगला प्रश्न, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम फलस्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। इसकी जो ऑप्शन है दोस्तों कुछ इस प्रकार है: सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, जे बी कृपाल ने और बिरसा मुंडा ने। और सही जवाब है सच्चिदानंद
सिन्हा ने। आइए दोस्तों इसके व्याख्या जान लेते हैं हम लोग। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रसिद्ध बैरिस्टर एवं लेखक जो थे, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा का प्रांत का निर्माण हुआ। भारत के संविधान निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे। डॉक्टर अनुभव नारायण सिन्हा का जन्म 1857 में औरंगाबाद जिले में हुआ था। वे आधुनिक बिहार के निर्माताओं में एक थे। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारा 28 नंबर है। हाँ, आइए। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। इसके जो ऑप्शन है दोस्तों, सी.आर. दास ने, श्री राजगोपालाचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने और गोपीनाथ शाह ने। सही जवाब है ए। चित्तरंजन दास को देशबंधु भी कहा जाता है। वह एक वकील, स्वराज पार्टी के संस्थापक, और इन्होंने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। दोस्तों, स्वतंत्र आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे और सहयोग आंदोलन में वह काफी सक्रिय रहे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव किया। इसके जो ऑप्शन है 1970 में, 1917 में, 1930 में और 1942 में। और सही जवाब है जो 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न के पहले चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 17 जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। इस प्रस्ताव में को कांग्रेस ने थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने करो मेरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। इसके जो ऑप्शन है दोस्तों, 26 जनवरी 1930, 8 अगस्त 1942, 21 अक्टूबर 1943 और 18 फरवरी 1946 को। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है सी। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, जिसे जर्मनी और जापान भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजी आधिपत्य से मुक्त कराकर वहां पर कुछ दिन के लिए स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। इसके जो ऑप्शन है वो है दोस्तों कलकत्ता, लाहौर, मुंबई और पुणे। सही जवाब है मुंबई में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। और इसके जो ऑप्शन है दोस्तों, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड मिंटो ने। सही जवाब है लॉर्ड कर्जन ने। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था वर्ष 1919 में। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है 1929 में, 39 में और 1942 में। सही जवाब है 1929 ईस्वी में। आइए अब चलते हम इसकी व्याख्या की तरफ। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ। 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह और तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, दूसरे थे भारत
दूसरे थे भगत सिंह, तीसरे थे सुभाष चंद्र बोस और चौथे जो है जयप्रकाश नारायण। आइए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है उसको जानते हैं हम। दूसरा सही जवाब है तो भगत सिंह। आइए इसकी व्याख्या जान लेते हैं दोस्तों। 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने एवं चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किया गया। वर्ष 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर एवं भगत सिंह के नेतृत्व में किया गया। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर एवं भगत सिंह के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया, जिसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना पड़े। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इसको शब्द किसने कहा था? इसके सही जवाब है दोस्तों सी, बाल गंगाधर तिलक। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। इसके जो ऑप्शन है वो है 1905, 1917, 1946, 1940 और सही जवाब है दोस्तों सी, 1940। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी जो ऑप्शन है वो है 1905, 1917, 1940 और 1940 और सही जवाब है 1940। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। मुसलमानों के लिए, भारत के ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए और अछूतों के लिए। और सही जवाब है दोस्तों इसका है डी, अछूतों के लिए। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के द्वारा हरिजनों व अछूतों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिसको समाप्त करने के लिए गांधी जी ने अनशन किया। तत्पश्चात गांधी जी तथा अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने अपनी स्वीकृति दी। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसके जो ऑप्शन है दोस्तों वो है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन और नंदा पर्वत। और इसका सही जवाब है सी, गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी जो व्याख्या है कुछ इस प्रकार है दोस्तों, हिमालय सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2 8611 मीटर है। कंचनजंगा 8598 मीटर दूसरा तथा नंगा पर्वत 8126 मीटर को तीसरा स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न, गारो जनजाति है। इसके जो ऑप्शन है दोस्तों वो है असम, ऑप्शन जो है असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और सही जो जवाब है वो है मेघालय है। मेघालय इसका जो है दोस्तों सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है उसको चलने से पहले इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। गारो जनजाति मेघालय राज्य की गारो जयंतिया नामक पहाड़ी पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली एक है। इसके जो ऑप्शन है एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक स्वायत्त शासित परिषद और डी इनमें कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है डी, एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके जो ऑप्शन है दोस्तों इसकी जो व्याख्या है, दिल्ली भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों नंतर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में से एक है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देकर इसके लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का बंद किया। 17वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पांडिचेरी
विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल में विभिन्न युगों में हुआ। केनोजोइक के अंतर्गत क्वाटरनरी व टर्शियरी काल में सम्मिलित किया जाता है। शिवालिक निर्माण प्लाइयोसीन युग में हुआ था। यह टर्शियरी काल से संबंध है और यह हिमालय की नवीनतम श्रेणी है। यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है और इसका जो ऑप्शन से सही जवाब था वो है डी, सेनोजोइक। इसका सही जवाब था। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, भाखड़ा नंगन बांध एक संयुक्त परियोजना है। इसके जो ऑप्शन है दोस्तों, हरियाणा पंजाब राजस्थान की, हरियाणा पंजाब दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश हरियाणा और पंजाब की, पंजाब दिल्ली और राजस्थान की। और इसका जो सही जवाब है ए, पंजाब हरियाणा और राजस्थान की। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। भाखड़ा नंगन पंजाब हिंदू हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सतलज नदी पर भाखड़ा का बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध के पीछे गोविंद सागर जलाशय है। इस योजना के निम्न उद्देश्य हैं: सतलज व यमुना के मध्यवर्ती भाग में सिंचाई करना, सरहिंद नहर में जल बढ़ाकर सिंचाई क्षेत्र में विकास करना, इंदिरा नहर द्वारा राजस्थान में सिंचाई करना, 12 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करना। इसके जो सही जवाब थे दोस्तों वो आपने देखा ही, 1 नंबर था। अगला प्रश्न, कावेरी जल विवाद है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का, दूसरा जो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश कर्नाटक का, तीसरा कर्नाटक और तमिलनाडु का, और चौथा जो है तमिलनाडु और पांडिचेरी का। और सही जो ऑप्शन है वो तीसरा नंबर है सी, कर्नाटक और पांडिचेरी का। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कावेरी नदी जल बंटवारे के विवाद से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल का पूर्व संबंध है, किंतु यह विवाद मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। ध्यातव्य है कि तमिलनाडु की अपील पर न्यायमूर्ति एनपी सिंह की अध्यक्षता में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन जो 2 जून 1990 को किया गया था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, रेगुर है। इसके जो ऑप्शन है लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, क्षारीय मिट्टी का और लेटराइट मिट्टी का। और इसके जो ऑप्शन से है जो सही जवाब वो है काली मिट्टी का। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रेगुर काली मिट्टी का ही एक अन्य नाम है। रेगुर मिट्टी कपास की फसल उत्पादित की जाती है। इस मिट्टी में निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से निकली राख से हुआ है। इस मृदा में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। अगला प्रश्न, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु। इसके जो ऑप्शन है चमड़े का सामान, कपड़े, चाय, चावल। और इसके जो सही जवाब है वो है डी, कपड़े। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है कौन है? इसके जो सही जवाब है, इसके जो सही ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसके सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती पर सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों 4.2, 4.8, 8.5 और 3.6। और सही जवाब है सी, 8.5। जिस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है वो है, इसका जो ऑप्शन है दोस्तों देख लिया जाए, मंगल, बुध, नेपच्यून, प्लूटो। और व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों इसी पास में। बुध और शुक्र ग्रह कोई उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह है। इस ग्रह का क्रेटर की प्रधानता है तथा इसकी सतह चंद्रमा की सतह से काफी मिलती जुलती है। वायुमंडल के अभाव के कारण इस ग्रह पर दैनिक तापांतर काफी अधिक नहीं है। इसका जो सही जवाब था दोस्तों
वो है बी बुध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों डी हेमेटाइट से। इसकी जो व्याख्या है देख लेते हैं। प्रकृति में लोहा बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, परंतु यह मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। यह मुक्त अवस्था में इसकी प्राप्त होता मुक्त अवस्था में इसकी मात्रा उल्का पिंड में होती है। मुख्यतः यह हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिंडराइट खनिज द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो कौन से? इनके जो ऑप्शन है दोस्तों, अब एक नंबर जो है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है मैग्नीज और चौथा जो है सिलिकॉन। और सही जवाब है ए ऑक्सीजन। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 5 अरब वर्ष पहले हुई। इसकी संरचना में परम से ही गैस तथा जल वाष्प की मात्रा विद्यमान रही। पृष्ठभाग में निर्माण मुख्यतः 8 तत्वों से हुआ था: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। भूपृष्ठ के निर्माण से 3/4 तथा लवण, ऑक्सीजन और सिलिकॉन भूपृष्ठ के निर्माण की 3/4 तत्व ऑक्सीजन और सिलिकॉन ही हैं। भूपर्पट्टी में लगभग 60% ऑक्सीजन होता है दोस्तों। इसी के साथ हमारा ये 50 क्वेश्चन जो है पूरा होता है। मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में। वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको एक से एक अच्छी ज्ञान देते रहेंगे दोस्तों अब हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपको हर आने वाले सरकारी नौकरियों के बारे में पूरी जानकारी अलग अलग वीडियो बनाकर देते रहें, ताकि आप उसका भी फायदा उठाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।